So hello my dear students, so today I am going to discuss the second chapter of class 10 metals and non-metals. ठीक है, क्लास 10 का एक चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बच्चों इस मेटल्स और नॉन मेटल्स को हम लोग यहाँ डिटेल्स में समझेंगे। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि मेटल्स का क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है, क्या इसका केमिकल प्रॉपर्टीज है, इसका मेटालर्जिकल प्रोसेस हम लोग देखेंगे, कैसे हम लोग ओर से मेटल को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं मेटल से। बच्चों मेटल्स के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, मेटल्स क्या होता है ये तो आप क्लास 8 से ही आपको बताया गया है। मेटल्स आर द एलिमेंट्स, मेटल्स एलिमेंट का एक टाइप है। मेटल्स आर द एलिमेंट except hydrogen which form positive ion by lose of electron। बच्चों मेटल की टेंडेंसी क्या होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने का, और जो भी सबस्टांस इलेक्ट्रॉन लूज करता है उस पर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सभी आपके मेटल्स के एग्जाम्पल्स हैं क्योंकि इन सभी पर पॉजिटिव चार्ज पाए जाते हैं। बच्चों नेचर में कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। इसके लिए एक वर्ड है द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट। सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन होते हैं? द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन नेचर इज, सबसे ज्यादा नेचर में अगर कोई एलिमेंट है बच्चों तो वो है एल्युमिनियम। बच्चों ये नेचर में 8.676% से पैदा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आयरन आता है। बच्चों आयरन का परसेंट नेचर में है 5.6%, 5.4% आपका नेचर में आयरन है। फिर कैल्शियम का भी नेचर में अमाउंट है, कितना है कैल्शियम? 4.2%। बच्चों ये डाटा आपको याद रखना है। ठीक है, आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि विच एलिमेंट विच मेटल्स आर मोस्ट एबंडेंट मेटल्स इन नेचर, तो आपको याद रखना है एल्युमिनियम। एंड द सेकेंड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट या मेटल्स इन नेचर इज व्हाट इज योर आयरन। फिर कैल्शियम है, फिर सोडियम है, पोटेशियम है, इस तरह से एलिमेंट्स है। लेकिन आपको ये तीन एग्जाम्पल्स आपको ध्यान में रखने हैं, इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो हम लोग मेटल के कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। बच्चों पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लस्ट्रस ऑफ मेटल। Most of the metal in pure state has shining surface। प्योर स्टेट में जो भी मेटल्स होते हैं उनका सरफेस जो होता है ना काफी शाइनिंग होता है, चमकीला होता है। जैसे आप कॉपर के बर्तन को अगर मार्केट से कॉपर का ग्लास आप लाते हो उस समय कितना चमकीला होता है। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे गोल्ड जो होता है, गोल्ड का मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। गोल्ड है शाइनिंग येलो सरफेस। गोल्ड का सरफेस बच्चों कैसा होता है? येलो कलर का होता है। कॉपर का सरफेस आप जानते हो, कॉपर है ब्राउन सरफेस। ठीक है, इसी तरह आयरन है, आपका जिंक है। ठीक है, आयरन जिंक है, इन सब का सरफेस क्या होता है बच्चों? ग्रे कलर का होता है, इसका ग्रे सरफेस होता है इन सबका। तो ये आपको डाटा याद रखना है। अच्छा बच्चों मेटल का सरफेस जो होता है वो शाइनिंग सरफेस क्यों होता है ये हम लोग को यहाँ समझना है, इसके पीछे की केमिस्ट्री क्या है।
चलो इस पे एक डायग्राम से बताते हैं। जैसे मान लो कि ये मेटल का एक पीस है, पीस ऑफ मेटल, ठीक है। तब बच्चों मेटल्स में तो क्या होते हैं, कर्नल्स होते हैं, ये मेटल्स के एकदम से इसको कर्नल्स कहा जाता है, ठीक है। These are the kernels of metal. ठीक है। अच्छा, मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन सारे कर्नल्स के बीच में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इन सारे कर्नल्स के बीच में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। बच्चों फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। होता क्या है बच्चों कि जब इस सरफेस पर लाइट आता है, लाइट के पास तो एनर्जी होती है, तो क्या करता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इस लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब करने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जब लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे तो उसमें वाइब्रेशन शुरू हो जाता है, नहीं, और वाइब्रेट करने से क्या होता है, जब वाइब्रेशन शुरू होगा तो एनर्जी को रिलीज करेगा, तो वो जो एनर्जी रिलीज होता है ना इन द फॉर्म ऑफ लाइट, इसी के कारण मेटल का सरफेस जो होता है शाइनिंग होता है। आपको लगेगा कि इधर से लाइट आ रहा है, उधर से लाइट रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। ये रिफ्लेक्टेड लाइट के कारण ही मेटल का सरफेस जो होता है कैसा आपको दिखाई देता है, शाइनिंग सरफेस दिखाई देता है। लेकिन अगर मेटल में कोरोजन हो जाए, मेटल में जंग लग जाए, तब आप उसका सरफेस शाइनिंग नहीं हो जाता है, तब उसका सरफेस थोड़ा सा डल हो जाता है, ठीक है। तो मेटालिक लस्ट्रस ये जो प्रॉपर्टीज है मेटल का, शायद आपको समझ में आ गया होगा क्यों मेटल का सरफेस शाइनिंग होता है, इसको मैंने अभी आपको यहाँ पे समझाया, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी जो है बच्चों ये आपको पढ़ना है, ये हार्डनेस, हार्डनेस ऑफ मेटल। बच्चों मेटल जो होते हैं वो काफी हार्ड होते हैं, मेटल जो होते हैं वो हार्ड होते हैं। अच्छा, हार्ड मेटल क्यों होता है, तो मैं इसी डायग्राम में आपको समझाता हूँ। देखो भाई, ये जो कर्नल्स हैं मेटल में क्या होता है, इस कर्नल्स में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, तो रिपल्सन होने के कारण मेटल एक जगह इकट्ठे थे, इसको तो बिखर जाना चाहिए, लेकिन होता क्या है कि इन सबके बीच में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, दोनों कर्नल को बाइंड करके जोड़ के रखता है, जिसके कारण मेटल जो होता है ना हार्ड होता है, ठीक है। इस बॉन्ड को बच्चों हम लोग मेटालिक बॉन्ड कहते हैं, मेटालिक बॉन्ड। मेटल में बच्चों जो बॉन्ड होता है, जो कर्नल्स आपस में जिस बॉन्ड से, जिस फोर्स से जुड़े होते हैं ना, उस फोर्स को हम लोग कहते हैं मेटालिक बॉन्ड। और ये मेटालिक बॉन्ड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, मेटल आपका उतना ही ज्यादा हार्ड होगा, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल एल्युमिनियम और आयरन की बात करूं, तो आयरन में मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, आयरन के टुकड़े, आयरन के रॉड को आप तोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर का जो मेटालिक बॉन्ड है दैट इज स्ट्रॉन्ग इन कंपैरिजन टू एल्युमिनियम। सो आयरन इज मोर हार्ड इन कंपैरिजन टू एल्युमिनियम, ठीक है। तो बच्चों ये हार्डनेस जो होता है दैट डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। अच्छा, कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं, इसको आप चाकू से काट नहीं सकते हैं, ठीक है। जैसे सोडियम और पोटेशियम, सॉफ्ट मेटल में एग्जांपल्स में आपको याद है ना, बहुत सारे मेटल सॉफ्ट होते हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम एक वेल नोन एग्जांपल है। ये दो एग्जांपल आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अच्छा, ये सॉफ्ट क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जो मेटालिक बॉन्ड होगा वो वीक होगा। अगर मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो मेटल हमारा हार्ड होगा, मेटालिक बॉन्ड अगर वीक होगा तो मेटल हमारा कैसा होगा, सॉफ्ट होगा। तो शायद आपको ये टर्म आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि कौन हार्ड होता है और कौन सॉफ्ट होता है, ठीक है। अगला जो प्रॉपर्टी बच्चों हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मैल्लेबिलिटी ऑफ मेटल। मैल्लेबिलिटी ऑफ मेटल। बच्चों द एबिलिटी ऑफ मेटल according to which it is converted into thin sheet by hammering the
मेटालिक सरफेस इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी ऑफ मेटल। मैलिएबिलिटी बच्चों मेटल का एक गुण होता है कि अगर आप उसको हैमर करोगे, उसको अगर आप पीटोगे तो आप उसको थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हो। जब आप लोग चॉकलेट खाते हो तो उसका जो रैपर होता है उसमें मेटल का एक शीट होता है, या एल्युमिनियम के फॉइल में हम लोग खाने को पैक करते हैं, ठीक है। तो एल्युमिनियम का फॉइल कैसे बना होगा? एल्युमिनियम का एक छोटा सा टुकड़ा लिया गया होगा, उस छोटे से टुकड़े को हैमरिंग किया जाता है, हैमरिंग करके उसको थिन शीट में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है ना। तो मेटल का ये जो गुण होता है ना, इस गुण को हम लोग कहते हैं मैलिएबिलिटी। क्या कहते हैं? मैलिएबिलिटी। एक्चुअली होता क्या है बच्चों, मान लो ये मेटल्स हैं, इसका एक कर्नल्स है, जैसे ही हम इसको हैमर करेंगे समझते यहाँ पर इसके कितने लेयर दिखाई देंगे, 1 2 3 लेयर। जब आप इसको हैमरिंग करोगे, जब आप इसको हैमर करोगे तो बच्चों ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये 2 लेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह इसका सरफेस हो जाएगा। ये 3 लेयर से 2 लेयर में कन्वर्ट हो गया। ज़्यादा अगर हैमर करोगे तो टूट भी जाएगा। इसकी एक मैक्सिमम कैपेसिटी होती है, उससे ज़्यादा अगर आप फोर्स लगा दोगे तो ब्रेक भी कर जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, इसी कारण मैलिएबिलिटी को समझना है। यहाँ पे देखो 3 लेयर, मान लो और भी ज़्यादा लेयर होता तो उससे कम लेयर में चला आता, 3 से 2 में आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग मेटल को थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मैलिएबल मेटल। आपको एग्जाम्पल में याद रखना है, गोल्ड एंड सिल्वर, ये दो एग्जाम्पल दैट इज द मोस्ट मैलिएबल मेटल, ठीक है। और भी मैलिएबल मेटल जैसे एल्युमिनियम हो गया, आपका कॉपर हो गया, आयरन हो गया, बट द मोस्ट मैलिएबल मेटल इज गोल्ड एंड सिल्वर। ये 2 एग्जाम्पल्स आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। सिमिलरली एक प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। इसमें बच्चों हम लोग मेटल का क्या बनाते हैं? 3 वायर बनाते हैं। मेटल का ही तो वायर बनता है। द एबिलिटी ऑफ मेटल बाय विच इट इज ड्रोन इनटू थिन वायर। मेटल के इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? डक्टिलिटी कहते हैं। मेटल से हम थिन वायर बना सकते हैं, ठीक है। गोल्ड एंड सल्फर आर मोस्ट डक्टाइल मेटल। बच्चों इसके भी एग्जाम्पल में आपको याद रखना है, गोल्ड एंड सिल्वर। एग्जाम्पल में यहाँ भी है, गोल्ड और सिल्वर आर द मोस्ट डक्टाइल मेटल, ठीक है। लेकिन जो हम लोग जनरली जो वायर देखते हैं वो किस चीज़ का बना होता है? या तो एल्युमिनियम का होता है, कॉपर का होता है, नहीं तो आयरन का होता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया था कि मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ क्रस्ट इज व्हाट? एल्युमिनियम, आयरन, ये सब ज़्यादा मात्रा में है। तो एक कारण तो ये है कि इसका वायर बनाया जाता है। दूसरा, कॉस्ट भी देखा जाता है। आपका सिल्वर और गोल्ड जो होता है वो काफ़ी कॉस्टली मेटल है, इसलिए इसका वायर बनाना क्या उचित है? अगर इसका वायर बनेगा तो जान नहीं क्या परेशानी होगी। तो इसीलिए हम लोग कॉपर और एल्युमिनियम का वायर आप जनरली देखते होंगे, ठीक है। तो इसका एक 4th प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। 5th प्रॉपर्टी जो बच्चों हम लोग को जानना है वो है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल। बच्चों आपको पता है ना, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। मेटल से हीट आसानी से पास हो जाता है। ऐसा बच्चों क्यों होता है? इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एक एक्सपेरिमेंट से मैं आपको इसको समझाता हूँ। मान लीजिए एक मेटल का रॉड और इसको मैं यहाँ नीचे से गर्म कर रहा हूँ। ये बर्नर है हमारा, बर्नर, और ये हमारा आयरन स्टैक है, ठीक है। इसमें मैं वैक्स के द्वारा कुछ पिन को अटैच कर दे रहा हूँ। बच्चों ये कुछ पिन है, यहाँ से इसको मैं हीट कर रहा हूँ। ये वैक्स है हमारा और ये हमारा पिन है। क्या करोगे बच्चों, जब आप इस मेटल रॉड को हीट करोगे तो क्या होगा? इस बर्नर के नज़दीक का जो पिन होगा पहले वैक्स मेल्ट करेगा, और मेल्ट करके क्या होगा? पिन पहले नीचे गिरेगा, और सबसे लास्ट में कौन गिरेगा? पिन। ये जो मेटालिक सतह के सबसे लास्ट में मेटल के एंड पे जो अटैच पिन है, ये सबसे लास्ट में गिरेगा। ये एक्सपेरिमेंट क्या साबित करता है? कि मेटल से होकर हीट आसानी से फ्लो करता है। एक्चुअली में ऐसा हीट कैसे फ्लो करता है? देखो, मान लो ये मेटल के एटम्स है, इसके अंदर तो मेटल के बहुत सारे एटम्स होंगे। दीज आर द
एटम्स ऑफ मेटल। ठीक है, जब हम इसको हीट करते हैं तो बच्चों यहाँ इस जगह का जो मेटल है इसके अंदर वाइब्रेशन शुरू हो जाता है। इस मोशन को कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन। तो एटम्स वाइब्रेट ऑन इट्स ओन पोजीशन। ऐसा नहीं कि एटम एक जैसे दूसरी जगह मूव करता है, यह एटम अपने जगह ही वाइब्रेट करने लगता है और इसके अंदर एक टू एंड फ्रो मोशन, आगे और पीछे मेटल वाइब्रेट करने लगता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि जब ये वाइब्रेट करेगा तो इसके आगे वाला भी मेटल वाइब्रेट करेगा। इस तरह से हीट जो है तो एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफर होने लगता है और हीट का फ्लो एक जगह से दूसरी जगह मूव हो जाता है। इस प्रोसेस को बच्चों हम लोग कहते हैं कंडक्शन। ये प्रोसेस आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, कंडक्शन। हीट ट्रांसफर के बहुत सारे प्रोसेस हैं, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कंडक्शन का। मेटालिक वायर में जो हीट फ्लो होता है अकॉर्डिंग टू दिस प्रोसेस कंडक्शन। ठीक है, तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल से होकर हीट आसानी से फ्लो करता है। मेटल के इस गुण को हम लोग कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। इसलिए जितने भी ऑलमोस्ट जितने भी मेटल्स होते हैं दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। ठीक है, तो आज के क्लास में मैंने आपको 5 फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया है। शायद आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।